फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी समेत कई दिग्गज लीडरान अपने हक राय का इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरे मरहले में 25,78,000 वोटर्स आज अपने हक राय का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सेकंड फेज़ की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर की हैं, 11 सीटें जम्मू की हैं और दूसरे फेज़ में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 मर्द हैं, 6 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। दूसरे फेज़ में सबसे ज़्यादा 8 सीटें श्रीनगर में और सबसे कम 2 सीटें गांदरबल ज़िले की हैं। इनके अलावा बडगाम और राजौरी की 5-5, रियासी और पुंछ की 3-3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे मरहले में उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े लीडरान की किस्मत का फैसला होगा। जी हाँ, रविंद्र रैना भी उन्हीं में से शामिल हैं, अल्ताफ बुखारी भी उनमें शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला 2 असम्बली हल्कों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, खासतौर पर बडगाम और गांदरबल। उमर अब्दुल्ला के अलावा दूसरे मरहले में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, JKPCC के सदर तारिक हमीद करा और कई साबिक वज़रा की किस्मत का आज फैसला होना है। और जम्मू कश्मीर असम्बली इंतख़ाबात का जायज़ा लेने के लिए गैर मुल्की सफारतकारों को और उनका एक वफ़द आज श्रीनगर पहुंचा है। इतलात के मुताबिक इस वफ़द में अमेरिका, मैक्सिको, गयाना, सोमालिया, पनामा, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका और नॉर्वे, तंजानिया, अल्जीरिया समेत 16 मुल्कों के सफ़ीर शामिल हैं, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। इनमें इनके साथ वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी हैं और मरकज़ी हुकूमत की दावत पर गैर मुल्की सफ़ीर जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। ख़बरों के मुताबिक गैर मुल्की सफ़ीरों का वफ़द श्रीनगर और बडगाम ज़िले के कुछ इलाक़ों का दौरा कर इंतख़ाबी अमल का जायज़ा लेगा। तो इस मामले में कई खूबसूरत बातें हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के मुद्दे को बरसों से उठाया जाता रहा है और ये कहने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे यानी कि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं और कश्मीरी ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत सारी ऐसी बकवास बातें जो आमतौर पे की जाती हैं, उसका एक सीधा सा साधारण सा जवाब दुनिया को तब मिलेगा जब दुनिया के सफ़ीर, दुनिया के सफारतकारों के अफसरान और बड़े बड़े जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आएंगे, देखेंगे, जायज़ा लेंगे और लोगों का जब ये हुजूम वोट करता हुआ नज़र आएगा उन्हें, तो यकीनन एक बड़ा मैसेज दुनिया को जाएगा और UN में जिस तरीके से सवाल उठाया जाता रहा है उस सवाल पे कहीं न कहीं कदगन लगेगी, रोक लगेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गेस्ट के बुलाने का मकसद हो सकता है। खैर, इसके बारे में हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से जानेंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक आने वाले टाइम के लिए कश्मीर की छवि और हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के एक रिश्ते को मजबूत करेगा और दुनिया को एक बड़ा मैसेज देगा। ख़ास तौर पे UN में जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, कश्मीर के मुद्दे को बढ़ाया जाता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से कोशिशें होती हैं, उन कोशिशों में एक बड़ी रुकावट आज के सफ़ीर लगा सकते हैं। तो ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पोलिंग सेंटर्स पर है, लोगों से मुलाकात का है और बाज़ारों का है, जहां पे लोगों से मुलाकात करके गैर मुल्की सफ़ीर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने पोलिंग बूथ, पिंक बूथ का एक मंजर देखा जहां पे वोटिंग के अमल का जायज़ा लेने के लिए 20 ममालिक के सफ़ीर यहाँ पे मौजूद नज़र आए। One
तो इन तमाम चीज़ों की क्या बारीकियां हैं, हम वोटिंग की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले इन गैर ममालिक से आए हुए जो मंदूबीन हैं, जो सफारतकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आने के क्या मकासद हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सुहेल काज़मी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। सुभाष साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आप दोनों हजरात का खैर मकदम करते हैं। सवाल ये है कि जो आज गैर मुल्की सफारतकार हमारे दरमियान मौजूद हैं, कश्मीर में वोटिंग के अमल का जायज़ा ले रहे हैं, क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और यूएन में जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के ज़रिए कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया और वहाँ पे गलत मैसेज दुनिया के सामने रखने की कोशिश हुई, क्या आज के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन लोगों के शामिल होने के बाद और देखने के बाद एक पूरी दुनिया को एक खूबसूरत सा मैसेज जाएगा? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी सुभाष गुप्ता साहब। हाँ, देखिए ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है जी, जो दुनिया है जी, यू कैन, तो इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं रही है, चाहे कोई विजिट करे या ना करे। तो जो कश्मीर में हो रहा है एवरीबॉडी इज नोइंग, जो भी, तो अगर आप किसी को विजिट करवा लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं करवाओ तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता। मुझे लगता है जी, अगर आप रियल सेंस में, ट्रू सेंस में सोचेंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और एवरीबॉडी इज नोइंग। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में या किसी और किस्म की पॉलिटिक्स में, तो ये कुछ नहीं है कि कुछ आज की डेट में जो आप लोग पत्रकार हैं और खोजी पत्रकार हैं और आजकल तो इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है इससे किसी के विजिट करने से ना करने से कोई फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, और इसके ऊपर भी आपकी राय चाहेंगे। इस वक्त जो बड़े पैमाने पे वोटिंग का अमल चल रहा है कश्मीर में, लोकसभा में भी हमने देखा था और इस असेंबली के चुनाव में भी बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं। सुभाष गुप्ता साहब, क्या लगता है आपको कि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर जम्मू कश्मीर का क्या होगा? देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है इंडिया में, तो एक गलत मैसेज आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हुआ, और इसको जोड़ते हैं एक डिकेड से, जबकि 14 में इलेक्शन हुई है, तो ऑब्वियसली दूसरी इलेक्शन हमारा जहां पे 6 ईयर टेन्योर होता था, जो असेंबली का था, जो रेस्ट बाय स्टेट का था, और 2020 में इलेक्शन होनी थी 2020 में ऑब्वियसली। तो उसके बीच में ये जो पॉलिटिकल चेंजेस आई, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई रिगार्डिंग टू आर्टिकल 370, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इसको असेल किया, कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा, किसी ने नेगेटिव तरीके से देखा, तो ये भी एक बात है। और जो इलेक्शन हो रही है जहां, तो कुछ को कहना है कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और होम डिपार्टमेंट और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये कंफर्टेबल है और उसके मुताबिक ये हो रही है। तो दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं इन्वॉल्व करता, जो उनकी जजमेंट में 2 इशू करेक्ट है, जो जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 के निस्बत जो पिटीशन थी उसमें है कि एक स्टेटहुड वापस करना एज सून एज दैट। एक मैं आपको बता दूं, इसका जो मैंने इस जजमेंट को काफी अच्छी तरह से स्टडी किया। इसमें जो आर्टिकल 3 है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें यह है कि आप कार्व आउट कर सकते हो कोई एग्जिस्टिंग स्टेट और उसमें से निकाल के दूसरी स्टेट बन सकती है, जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट जो एक्ट भी है और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दूसरी बात ये आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिले अपॉन किया, बात की उसके जजमेंट में, उसने कहा कि ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर अरेस्ट बाय स्टेट से जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी करी वो कर सकते हैं, वो क्योंकि तो अगर आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों कानून के दायरे में? गुप्ता साहब। सर, मैं आर्टिकल 370 अगर आप इसको देखोगे और मैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ,
जी। ये 370 का तो थोड़ी सी हिस्ट्री में बात करूंगा, लंबी नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल बताइए। तो ये जब 370 का आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को। उसके मुताबिक एक आर्डर निकला जो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1954 में। तो जब ये हम उस वक्त बढ़ रहे थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर की नहीं लिखी गई। अच्छा, उसके बाद अभी उसी जो आर्डर था उसको रिपील किया गया और अभी हमारी जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसमें आप स्टार्ट में पढ़ लोगे, वो 1954 वाला आर्डर सुपरसीड किया गया और उसके बदले 2019 का आर्डर इंट्रोड्यूस किया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेबिलिटी होगी तो वो सिर्फ एक आर्टिकल का एक रेलिया पेज, जिसके मुताबिक जो हमें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो पूरा एप्लीकेबल कर दिया है। पहले हमें क्या होता था। अच्छा, दूसरी बात जो आ गई कि वापस लेने की, तो आपको याद होगा ये कश्मीर में बहुत कुछ बिकता है, गरम बिकता है और हर वक्त उस पाट को बॉयल करते हैं, पानी रख के, खाली पानी, नहीं चाय बनती है नहीं दाल बनती है, कुछ नहीं बनता है। तो आपने कहा आर्टिकल 3, तो एक बार इंदिरा शेख का अकार्ड था 1975 का, मैं तो उस वक्त भी कहा, तो उस वक्त जो हमारी टॉल लीडर थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने कहा घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती। तो ये मैं कहूं जो बेच रहे हैं आर्टिकल 370 को और ये जो आशा लगाए हुए हैं, ये भूल जाएं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ जाए वो उसको वापस नहीं कर सकती, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस क्यों चुप है? और ठीक है, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं जिनको पॉलिटिक्स करनी है जी, वो बड़े दबी लफ्जों में कह रहे हैं कि हम रिस्टोर कराएंगे और 100 साल में करवाएंगे। 100 साल का भी पीरियड दिया हुआ है। तो वो 100 साल पहले ये क्या कहते थे, जो पाकिस्तान का भुट्टो कहता जेगुलर बोन है हमारी कश्मीर और हम सदियों तक लड़ाई करेंगे कश्मीर में, भाई करते रहो। आपने जब 1947 में आपने 2 नेशन थ्योरी कश्मीरी लोगों ने चुना था कि हमने सेकुलर इंडिया के साथ जाना है, और शेख साहब उस वक्त टॉल लीडर थे, उन्होंने खुद ऑप्शन किया था। आपको पता है, मैं लंबा नहीं जाऊंगा असेशन कैसे हुआ। और ठीक है, कुछ हालात बने जी, कुछ कश्मीर में एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की, और कुछ वहां पे एक्सप्लॉयटेशन लोकल हुई, जो पाकिस्तान के जो उसका इंटरेस्ट था वो उसको 1947 में उसने रेडर्स भेजे, आपको याद है। और रेडर्स जो कहते हैं ना, रेडर ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो आर्मी, जो पाकिस्तान आर्मी के लोग डिस्गाइज थे, कैमोफ्लेज था, और एक ऑपरेशन जो उस वक्त जिना साहब भी थे, उसके तहत जो कश्मीर पे हमला किया, अगर मुजफ्फराबाद को भी लूटा इन्होंने। ये नहीं कह सकते कि आप जो पाकिस्तान के आर्मी के लोग थे और एक मेजर था, आपको याद होगा। कुल मिला के साफ है कि इससे कोई फायदा नहीं है अवाम का, और कुछ नहीं है बिल्कुल, और अवाम को सोचना भी नहीं चाहिए, वरगलाने वाले लीडरों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, इंडस्ट्री आए, जो हमारी तरक्की पे पूरा ध्यान देना चाहिए और एयर बढ़े, पूरा ध्यान चाहिए बिल्कुल, और तभी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और जो नशाखोरी है, आज हमारे कश्मीर के युवक और जम्मू के नौजवान जो इसमें ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व क्यों है, ये भी एक बात है
वो मैं लंबा नहीं करूंगा। और बिल्कुल, भी मैं आऊंगा मेहमान उस हैं टॉपिक आपके। की तरफ, एडिक्शंस और भी जो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी आएंगे और इससे हुकूमत का कितना बड़ा रोल होगा उसको सही करने में। काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपने सहाफ़ती दौर में आपने पुराने इलेक्शंस भी देखे और अब भी आप देख पा रहे हैं, पुराने दौर के इलेक्शंस में और आज के इलेक्शंस में क्या डिफरेंट नजर आया आपको? देखिए सर, पहले के इलेक्शंस और आज के इलेक्शंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले के इलेक्शंस में वो जो 0.1% लोग होते थे जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू थे, वो कामयाब हो जाते थे। वो स्टोन पेल्टर्स जो जिनकी शैप पे स्टोन पेल्टिंग करते थे, वो हुर्रियत के लीडर्स, वो जो लोग के सिंपथाइजर्स थे पाकिस्तान के, वो कामयाब हो जाते थे। और वो उलमास, वो मौलानास जो जो डिफरेंट मसाजिद में बैठते थे और फरमान जारी कर देते थे, वो क्योंकि हर इंसान, अच्छा जो इंसान है वो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, और वो जो रेडिकलाइज्ड सिस्टम था वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता था। और जो सही माने में जो चीजें लोगों को फायदा देने वाली होती थी, या वो चीजें जो जम्मू कश्मीर की फिजा को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, वो रह जाती थी। और ये जो 0.123% लोग थे वो कामयाब हो जाते थे। हड़ताल का कैलेंडर चल पड़ता था। घर में बैठ के ही लोगों ने डिसाइड कर लिया होता था कि हम इलेक्शन के दिन जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम लॉक कर देंगे, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लॉक हो जाएंगी, और हफ्ता पहले ही बाइकआउट की कॉलेज जो है वो चल पड़ती थी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग जानते थे कि इससे हमारा नुकसान है, लेकिन मजबूरी थी। और वो दहशत का जो खौफनाक दौर था, उससे लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे। और उसमें कभी सीज फायर, कभी क्रॉस फायरिंग में लोग शहीद हो जाते थे, लोग मर जाते थे, या कभी कभी ऐसी हाइडआउट्स पे हमारी जो पैरामिलिट्री थी वो एक्शंस करती थी, उसमें भी लोग सफर करते थे। तो लोग सहमे हुए थे, डरे रहते थे, और वो फिर बाइकआउट की कॉल्स को मान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल्स में कहा कि बुलेट से बैलेट तक आना जो है, थोड़ा टाइम लगा उसको। जम्मू कश्मीर पहला और आखिरी खिता है पूरी दुनिया में जहां मिलिटेंसी की एज डिफाइंड नहीं थी। अदरवाइज आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़े, 2 साल, 5 साल, 7 साल में अलगाववाद, मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबरर है और पाकिस्तान की सोच, नीयत जो है वैसी है जैसी 47 में वो बना था। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे कि पूरी दुनिया में वो कश्मीर के राग को रागना शुरू कर देता है, और हमारे यहाँ सरजमी को जो है नापाक करता है, और हमारे लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन अगर बदली है काज़मी साहब, तो सर बुलेट तक आते आते वक्त तो लगा लेकिन ये है कोई इतना मजबूती से आए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि 61% फेज 1 में, और शाम तक जब आप उसका असेसमेंट करेंगे शायद 65-66% तक पोलिंग जाएगी, जो अपने आप में एक थप्पड़ है पाकिस्तान को और उन मुल्कों को और उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते रहे हैं। और फाइनली बुलेट्स हार गया और बैलेट जो है वो जीत रहा है। ठीक है, तो ये जो बदलाव आया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि जब उस तरह की रेडिकलाइजेशन का जब दौर था, उस टाइम पे जाहिर है कि तरक्की, लोगों की नशोनुमा कहीं ना कहीं रुक गई होगी, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा एजुकेशन का या फिर दूसरे जो तरक्याती काम हैं उनका। तो क्या अब इन तमाम चीज़ों के बदलने से जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी आपकी नज़र में? 2000% सर, तकदीर नहीं, जो रियल एसेंस थी, जो कश्मीर सूफीज्म के लिए फेमस था, जम्मू मंदिरों का शहर के लिए फेमस था, वो जो ग्लोरिफिकेशन है हमारी वो बढ़ेगी। नहीं तो लोग जो थे रेस्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी शक शुबात से देखते थे, और वो जो शक शुबात है वो हट जाएगा। और जहां 40 मुल्कों ने G20 की कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में की, वहीं आज 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन को देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स, जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टिसिपेशन और सरकार का फुल प्रूफ तरीकाकार, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट इलेक्शन करवाने में, वो पूरी दुनिया में मैसेज लाउड एंड क्लियर जाता है। और आप
जैसे मेरे भाई जो है, जिनके चैनल्स, जिनके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में आते हैं कि जम्मू कश्मीर ने खोया ही खोया है। जम्मू कश्मीर ने एक जनरेशन खो दी, 1,00,000-1,50,000 लोग बिला वजह से इस दुनिया से चला गया, और एजुकेशन बिल्कुल बंद रही, बाकी तजारत यहाँ बंद रही, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जो लोग यहाँ तजारत के और वसाइल से रोटी कमाते थे वो बंद हो गए। और ये सब चीजें जो है इंडिकेट होती है इन सफीरों से, आपके रिपोर्टर्स से, और एक रियल पिक्चर जो है जम्मू कश्मीर की वो सामने आती है कि अमन पसंद लोग हैं, जमहूरियत पे बिलीव करने वाले लोग हैं, और मरकज को और इनका हाथ पकड़ना चाहिए मजबूती के साथ, और इस पाकिस्तान को और इन लोगों को करारा जवाब देना चाहिए। दे शुड बी बुक्ड कि वो कहीं भी कोई नेगेटिव चीज जो है फैलाने में कामयाब ना हो, और जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और जो आपसी रवादारी है उसको बढ़ाने में मुझे लगता है सरकार को और अच्छे कड़े इंतजाम करने चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, आने वाली जनरेशन जो है, वो खुशहाली से आगे बाकी स्टेटों की तरह आगे बढ़ सके। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदले, जन्नत नज़ीर बने कश्मीर। फिलहाल जो 1 बजे तक का आंकड़ा है वो हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद गुप्ता साहब की तरफ आएंगे और इसी से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, तज्ज़िया करेंगे। 1 बजे तक जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 36.93% हो चुका है। वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 36.93। बडगाम में 39.43%, गांदरबल में 39.29% और पुंछ में 49.94% वोटिंग हुई है। पुंछ में शायद बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है। राजौरी में 46.93% वोटिंग हो चुकी है। रियासी में 51.55% वोटिंग हो चुकी है और श्रीनगर में 17.95% वोटिंग हुई है। तो ये अलग अलग जगह के आंकड़े हैं, जिसे अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो 1 बजे तक 36.93%, करीब करीब 37% वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक। अभी 6 बजे तक वोटिंग का अमल चलेगा और अभी हाफ टाइम गुजरा है। ज़ाहिर है कि अर्ली मॉर्निंग में लोगों की बड़ी भीड़ होती है और उसके बाद लोग कामकाज से निपट करके जो लोग सुबह के औकात में नहीं टाइम वोट दे पाते हैं, वो दोपहर के बाद अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 बजे तक बडगाम में 39.43% वोटिंग हो चुकी थी। गांदरबल में करीब 39% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। पुंछ में करीब 50% वोटिंग हो चुकी थी और राजौरी में 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। रियासी में सबसे ज़्यादा अच्छा आंकड़ा वहां का देखने को मिल रहा है, करीब 52% वहां पे वोटिंग हो चुकी है और श्रीनगर में थोड़ा सा आंकड़ा कम है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि 17.95% यानी करीब 18% वोटिंग हुई है यहाँ पे। तो ये वोटिंग का आंकड़ा है जो हम आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग फीसद, वोटिंग परसेंटेज जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। गुप्ता साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कई इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वोटिंग का जो आंकड़ा है वो है, कुछ इलाके हैं जहाँ पे वोटिंग का आंकड़ा कम है। क्या इसकी वजह लोगों का पार्टिसिपेशन कम है या फिर आबादी या दूर दराज के इलाकों की वजह से ऐसा, या कोई और वजह है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छी आप ये असेसमेंट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। देखिए क्या है, जो हमारे जो श्रीनगर सिटी है ना जी, और इसी को कंपेयर कर लो जो भी अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया जाता है, चाहे आप जम्मू में लो, तो बहुत कम लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। वो सिर्फ अपने ही अंदर बैठ के टीवी देखते हैं और किस्म की एक्टिविटी होती है, खासकर श्रीनगर सिटी की। और जो डाउनटाउन में पॉलिटिकल लोग अवेकन होंगे एज कंपेयर टू, और अपना हक, वोट का हक ज्यादा समझेंगे और ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। और जो श्रीनगर सिटी का जवाहरलाल अर्बन एरिया होगा, यू विल फाइंड उसमें कम पार्टिसिपेशन होगी। तो मैं एक और इस चैनल से बात करूंगा जी। एक तो कश्मीरी पंडित भाई हमारे हिंदू कश्मीरी, जे इनकी कम पार्टिसिपेशन क्यों है? क्योंकि एक तो इनका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था पहले और अब उसको थोड़ा इजी किया गया है जी। और ये लोग बिखरे हुए हैं और ज्यादा जो पढ़ा लिखा आदमी है ना जी, क्योंकि उसके राइट्स खुद वो कर लेता है, हक ले लेता है,
जो उसके लिए मसले खुद हल हो जाते हैं। जैसे श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी, जहां कुछ लोग बड़े एजुकेटेड, जो बड़े अपने आप को बिजनेस में हर उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं उनको कोई सोशल जो सोशल सेटअप है हमारा सोसाइटी है उससे लेना देना है, और दूसरा क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस से। और जो हमारे ये ट्रेडिशनल जो एरियाज हैं जैसे ट्राइबल एरिया है पुंछ का, राजौरी का, और जो खासकर ये एरिया जो आप गिनते हो रियासी का है, जो रूरल एरिया है, यू विल फाइंड